नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, साथियों एवं प्रिय दर्शकों, जो सभी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं पूरे दुनिया भर से, पूरे दुनिया में कहीं से भी मुझे अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी लोगों का सबसे पहले मैं स्वागत कर रहा हूं इस वीडियो में। आपको बताना चाहता हूं, भारत देश के हरियाणा राज्य में HPSC द्वारा यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पंचकुला जगह से 120 वैकेंसियां रिलीज करी गई हैं नोटिफिकेशन, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमें जो है हरियाणा राज्य में दो ऐसे डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हमें 120 असिस्टेंट इंजीनियर्स चाहिए, यानी इंजीनियर्स की वैकेंसी निकल के आई है। आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल रही है, आप सभी लोग ध्यान से सुने, और जो लोग भी एलिजिबल रख हो, क्वालिफिकेशन रखते हो, और सारी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। सपोज नोटिफिकेशन में जो भी आपको दिया गया है, जैसे जैसे उसमें बताया है कि एज कितनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, सैलरी कितनी दी जाएगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा, दूसरा अगर होता है एग्ज़ाम तो उसका पैटर्न क्या रखा जाएगा, वो सारा कुछ, दूसरा इसमें सैलरी के अलावा क्या फ़ायदे होंगे, और वैकेंसी कैटेगरी वाइज कितनी है, और क्या इसमें ऑल इंडिया एलिजिबल है कैंडिडेट या फिर सिर्फ राज्य की जॉब है, तो सारी जानकारी आपको मिलेंगी। मैं आपको बता दूं, दुनिया के, भारत देश के हरियाणा राज्य के अंदर ये जॉब रहेगी। चलो, आपको जॉब तो समझ आ गई कहाँ है। अब हम जानते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और जो भी जानकारी इस नोटिफिकेशन में जॉब से जुड़ी हुई है वो क्या कुछ है, वो सारी आपको बता देते हैं। तो आप सभी लोग हरियाणा में हो, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना और किसी भी जगह पर पूरे देश में हो, तो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी खास होगा ये वीडियो। आप सभी लोगों को ध्यान से एंड तक देखना होगा, तो आपको सारी जानकारियाँ समझ आ जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, HPSC का ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये दिख रहा है। इसमें आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में इस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा। जिन लोगों को वहाँ से नहीं मिल रहा है, एडवर्टाइजमेंट में आओ, यहाँ पे भी मिल जाएगा। ये सारी जानकारियाँ यहाँ से भी मिल सकती हैं आपको, और आपको वीडियो के नीचे भी दी गई हैं। चलिए, ये तो बात हो गई कि आप कैसे अपने इस नोटिफिकेशन को देखेंगे और कैसे अप्लाई करने जाएंगे। अगर अप्लाई करने की बात करें तो अप्लाई करने के लिए लिंक जो है वो एक्टिव हो चुका है। अगर मैं आपको बताऊं कैसे अप्लाई करना है, तो HPSC के वेबसाइट पर आना, आप सिंपल अपना ऑनलाइन में डालना HPSC रजिस्ट्रेशन, ऐसे करके डालोगे, आपका एक लिंक आएगा, वहां से क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन में अंदर अंदर आप अपना नाम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, अगर वो ID प्रूफ में अगर कोई चीज़ मांग रहे हैं वो दे दो। साथ ही वहाँ पर एक अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालकर वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट करोगे, अपना एक पासवर्ड बना लेना, उसके थ्रू लॉगिन कर जाना रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और फिर फॉर्म भरने की तरफ बढ़ना, और वहाँ पर आप सिलेक्ट करना कि असिस्टेंट इंजीनियर में आप कौन से इंजीनियर के पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो। उसके रिगार्डिंग आप अपना फोटो साइन अपलोड करो, क्वालिफिकेशन के मार्कशीट्स को अपलोड करो, दूसरा एक ID प्रूफ अगर वो मांग रहे हैं तो वो अपलोड करोगे आप, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करोगे अगर आप हरियाणा राज्य में किसी रिजर्व कैटेगरी में हो तभी। अगर आप दूसरे राज्य में हो तो उसके लिए मैं आगे बताऊंगा क्या होगा। ये सब अपलोड होगा, इसके बाद जैसे ही आप ये सब अपलोड कर दोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स और सारा फोटो साइन सब कुछ, इसके बाद आप एंड में फीस जो इसकी अगर ली जा रही है, जो भी फीस इसमें बोली गई है, वो पे करके आपको फॉर्म का प्रिंट लेना है एंड में सबमिट करके। जो लोग भी ये प्रोसेस फॉलो करेंगे वो लोग ही सक्सेसफुली, जो लोग इस चीज़ को पूरा करेंगे वही लोग सक्सेसफुली अपने फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे, और वही फाइनली इस जॉब को आगे आने वाले स्टेजेस में जा रहे हैं, और उसको उन्हीं को जॉब मिलेगी। 120 वैकेंसियां हैं। मैं दोबारा एक बार नंबर क्लियर करूंगा लोगों को, 120 मतलब कि 120 लोगों को राज्य भर में जॉब मिलेगी इस पोस्ट पर जो यहाँ पर निकाली गई है इंजीनियर्स की। बाकी लोगों का क्या होगा, तो सिर्फ इतनों को ही मिलेगी। फॉर्म आप भले ही कितने भी भरोगे, लेकिन जो जॉब होगी वो 120 लोगों को मिलेगी सिर्फ। तो आप अब देख सकते हो, जिनकी भी क्वालिफिकेशन अप्लाई कर देना। मैं सारा कुछ आपको नोटिफिकेशन में डिस्कस करके बता देता हूँ। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, बेज नंबर 1 से 10, ब्लॉक बी, सेक्टर 4 में, पंचकुला, हरियाणा राज्य के पंचकुला जगह के सेक्टर 4 के बी ब्लॉक में 1 से 10 बे नंबर के अंदर HPSC ऑफिस जो है वहाँ पर है। ये कह रहे हैं कि हम जो है, हमने ये नोटिफिकेशन कब दिया है, ये हम 1 दिसंबर में दे रहे हैं 2023 में, और हम कह रहे हैं कि हम इनवाइट कर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरिए सभी लोग जो भी एलिजिबल हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इन इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हरियाणा। हरियाणा राज्य के अंदर इरिगेशन और
वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट करके है, सरकारी विभाग है, और इसके अंदर ये कह रहे हैं कि हम आप यहाँ पे आपको इन पोस्टों पर लेंगे, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट का नाम होगा। आप सिविल असिस्टेंट इंजीनियर हो सकते हो, मैकेनिकल भी हो सकते हो, इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हो। सिविल इंजीनियर्स की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में आप देखोगे तो 104 लोगों को लिया जाएगा। उन 104 में से आप देखोगे जनरल वालों में 49 लोगों को ले लिया जाएगा। 80 यानी कि अगर कोई अनुसूचित जाति है तो 26 लोग। BCA मतलब हो जाता है BCA, BCB मतलब यह है कि बैकवर्ड कास्ट ए, बैकवर्ड कास्ट बी। ये हरियाणा राज्य में बैकवर्ड कास्ट दो तरह की हैं, ए और बी। इसमें जो लोग आ रहे होंगे उनकी वैकेंसी लिखी है। EWS की 11 है। सपोज आप दूसरे राज्य से होंगे तो आप अप्लाई कर सकेंगे। ये बात मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आपको, आप लोग दूसरे राज्यों से भी फॉर्म भर सकते हो, यानी कि भारत देश के दूसरे राज्यों के कोने कोने से आने वाले लोग भी, जगह जगह से आने वाले लोग भी इस जॉब को ले सकते हैं। सपोज आपके राज्य में जॉब नहीं निकल रही है, गवर्नमेंट कोई जॉब नहीं निकाल रही, प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनियां जॉब नहीं दे रही हैं, और आपको अभी जॉब चाहिए, तो ऐसे में आप क्या करो, ऐसे में हरियाणा राज्य में इस जॉब को आप ले सकते हो। काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ ये जॉब है। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, सिविल में हो, तो काफ़ी अच्छे फ़ायदे मिलेंगे क्योंकि आपकी वैकेंसियाँ ज़्यादा है। हालांकि मैकेनिकल वालों की 9 वैकेंसियाँ हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की 7 वैकेंसियाँ हैं। बात करें तो UR वालों की 49 वैकेंसी मैंने आपको बता ही दी है। अगर कोई ESM एक्स सर्विस मैन होगा तो उसकी वैकेंसी कितनी रहेंगी, अगर वो जनरल से होगा तो 3 रहेंगी, SC अनुसूचित जाति होगा वो तो 2 वैकेंसी होंगी। अगर वो बैकवर्ड कास्ट ए होगा हरियाणा राज्य का, अगर वो बैकवर्ड कास्ट में आ रहा है और बैकवर्ड कास्ट के ए कैटेगरी में आ रहा है वो कैंडिडेट, मेल फीमेल जो भी है, और वो एक्स सर्विस मैन है, यानी कि वो कैंडिडेट नेवी, आर्मी या फोर्सेज में कहीं काम कर चुका है, तो उसकी 2 वैकेंसियाँ हैं। डिसेबिलिटी वालों की सिविल इंजीनियर्स में कितनी वैकेंसियाँ हैं, तो ये टोटल रहेंगी आपकी 7 वैकेंसी, जिसमें आपकी MI और MD डिसेबिलिटी वालों की 2 है, और D फॉर हार्ड ऑफ हियरिंग की 2 है, लोकोमोटर की भी 3 है। तो आप यहाँ से वैकेंसी सबकी देख सकते हो। ओपनिंग डेट मैं बता देता हूँ, फॉर्म कब से चालू हुए हैं, 1 दिसंबर से चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट 21 दिसंबर रहेगा, यानी कि सिर्फ 3 वीक का समय रहा है आपके पास यहाँ पर फॉर्म भरने का। तो जो लोग भी 21 तारीख में 11:55 तक रात में फॉर्म भर देते हैं, इसको सबमिट कर देते हैं, उनके लिए काफ़ी बढ़िया बात रहेगी। फीस भी सेम इसी टाइम तक डिपॉजिट होगी, यानी जमा होगी ऑनलाइन में। और ये वेबसाइट आपको 2 वेबसाइट दी गई है जिससे कि आपको सर्वर लोडिंग ना हो, आप आसानी से जो है अपना जो है इस फॉर्म को फिल कर सके। सेक्रेटरी HPSC के पंचकुला के जो सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम, जिनके साइन यहाँ पर है, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट, इस नोटिफिकेशन को वेरीफाई करके आपका रिलीज करा है, जिसके रिगार्डिंग ये बोल रहे हैं कि आप सभी लोग 21 तारीख तक, 21/12 तक फॉर्म भर दो, यानी 21 तारीख दिसंबर में, इसी महीने की 21 तारीख तक जो लोग फॉर्म भरेंगे 11:55 तक, उन्हीं का सारा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो जॉब काफ़ी अच्छी है, जो लोग लेना चाहे ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, कमीशन इनवाइट कर रही है, वही सेम बातें कही गई हैं इन पोस्टों पर। फॉर द गाइडलाइंस स्टेप फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन सब लोग भरेंगे, पहले रजिस्टर करेंगे और फिर अपना फॉर्म जमा करेंगे। जो प्रोसेस बताया वही सब फॉलो कर लेना। ये 2 वेबसाइट हैं, आपको दिखा देता हूँ ये दोनों वेबसाइट के लिंक। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये एक वेबसाइट का लिंक है और एक ये लिंक है। सभी लोग जाओ और इन दोनों लिंक में से किसी भी एक लिंक पर जाकर आप जो है इसमें अपना फॉर्म भर सकते हो। देखिए, इन्होंने बताया रजिस्ट्रेशन के बाद एक लॉगिन आईडी मिल जाता है, आप एक अपना पासवर्ड बना लेते हो, फिर उसके बाद लॉगिन करते हो, फिर अपना फॉर्म भरते हो। तो ये सारी जानकारी आपको पता ही है कि हर जगह ऐसा ही होता है। पहले 3 ही प्रोसेस होते हैं, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलअप, फीस पेमेंट, बस। ये 3 के बाद तो बस सिर्फ फॉर्म का प्रिंट लिया जाता है। हर जगह यही चीज़ें होती हैं, जॉब्स में ही नहीं बल्कि आप अगर एडमिशन के लिए भी अप्लाई करोगे तो वहाँ पर भी यही सारे प्रोसेस होते हैं, जो जनरली आप लोग जानते ही हो। मैं आपको ये बता दूं कि असिस्टेंट इंजीनियर की जो 3 पोस्टें हैं सारी इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में रहेगी, यानी हरियाणा राज्य में रहेगी। ठीक है, और ये डेट्स का जरूर ध्यान रखें सभी लोग। इसमें मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी थोड़ा हम बताते चलेंगे कि क्या है इसमें एलिजिबिलिटी, वो सारी आपको आगे बता देते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया, लास्ट डेट रिसिप्ट की मैंने आपको बता दिया। अब इन्होंने बोला है एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट, ये कह रहे हैं एडमिट कार्ड इशू होगा, जब भी इशू होगा वो रिटर्न यहाँ पर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट रिटर्न टेस्ट, यहाँ पर एक रिटर्न एग्जाम लेंगे, उसके बाद ये जॉब दी जाएगी। रिटर्न एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड आता है, आपको पता ही है कोई भी एग्जाम से पहले, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि इस नाम का कैंडिडेट इस जगह पर इस दिन इस सब्जेक्ट का एग्जाम देने जाएगा और ये चीज़ें अपने साथ लेकर जाएगा। तो वो एडमिट कार्ड हो जाता है, एक पेपर पर ये सब लिखा होता है। तो जो लोग भी एडमिट कार्ड के लिए पूछ रहे हैं तो उनका रिटर्न से पहले आएगा। आप ये समझ लो कि 1 वीक 2 वीक पहले ही आता है एग्जाम से पहले।
फैसिलेशन काउंटर गाइडेंस ऑफ अ कैंडिडेट इन केस अगर मान लीजिए रिगार्डिंग देयर एप्लीकेशंस तो कैंडिडेट क्या कर सकता है, उसको एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है या ईमेल भी कर सकता है। वो अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है अप्लाई करने में फॉर्म में, तो वो यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। पोस्टों के नाम मैंने आपको बता दी, कैटेगरी वाइज बाइफॉर्गेशन बता देते कि किस किस तरीके से लोग डिवाइड कर रहे हैं। अभी आपको कैटेगरी वाइज जैसे बताया गया था वही सब आपको दोबारा दिखा देते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में आपने देखा था कि जो यूआर कैटेगरी थी 49 वैकेंसी थी, एससी हरियाणा के, याद देखिए यहाँ पे लिखा भी है अनुसूचित जाति हरियाणा राज्य के, बैकवर्ड कास्ट ए हरियाणा राज्य के। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि कुछ वैकेंसी इन्होंने पिछले बार की भी ली है, यानी कि पिछले साल की या पिछली रिक्रूटमेंट की उठाई है, क्योंकि वो वैकेंसी उस कैटेगरी में खाली रही थी। एससी कैटेगरी हरियाणा वालों की 26 में से 5 वैकेंसी पिछली बार खाली रह गई थी, तो इस तरीके से भरेंगे। बैकवर्ड कास्ट में ए कैटेगरी हरियाणा में 12 वैकेंसी भरेंगे, जिसमें से 2 वैकेंसी पिछले बार की भर रहे हैं क्योंकि वो खाली रह गए। और यानी कि जो बैकवर्ड कास्ट ए है हरियाणा में, उसमें 2 वैकेंसी ऐसी हैं जो इस असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में इरिगेशन और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हरियाणा में खाली रह गए थे पिछली बार, जो अब भरे जाएंगे। तो टोटल ये वैकेंसी आपको समझ आ रही होंगी। ईएसएम और बाकी आप यहाँ से देख लेना डिसेबिलिटी वालों की। इन्होंने उसी टेबल को थोड़ा और डिटेल में इसको खोल के बताया है जिससे कि और लोगों को समझ आ सके। मैकेनिकल वाले अपना देख लेना, इलेक्ट्रिकल वाले भी देख लेना। अब मैं आपको बता दूं, जीईएन मतलब जनरल हो जाता है, एससी ऑफ हरियाणा मतलब शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा, अनुसूचित जाति हरियाणा राज्य के। ये सब लोग आप ही लोग हो, आपकी कैटेगरियाँ इन्होंने बता रखी हैं। जो लोग भी उन कंडीशंस में आ रहे हैं, सपोज कोई इकोनॉमिकली वीक है तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आएगा कैंडिडेट। तो ये सारी आपकी कैटेगरियाँ हैं। अभी जो आपकी कंडीशन होती है उस हिसाब से आप अपने सर्टिफिकेट्स को बनवाते हैं और उस हिसाब से आप अपना उस कास्ट में आते हैं। ऐसे किसी का फिक्स्ड कास्ट कभी नहीं होता है। ऐसा आपकी फैमिली में चला आ रहा होता है कि आपकी फैमिली पहले से आपकी इस कास्ट को मान रही है, इस कास्ट में आ रही है, तो आप भी उस कास्ट में आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जैसे जैसे जनरेशन वाइज अपने परिवार में आ रहे हो, तो आप उसी कास्ट को अपना रहे हो जैसे आपके परिवार में देखा गया। आपने देखा कि हमारे परिवार के सभी लोग एससी कास्ट में जा रहे हैं, एससी कास्ट को अपना रहे हैं, एससी कास्ट में हम लोग, तो आप एससी में आ गए। तो ये सब इस तरीके से लोग अपना लेते हैं या इस तरीके से लोग फॉलो करते हैं। एक तो ये होता है कि परिवार को देखते हो कि परिवार में किस तरीके की कास्ट फॉलो हो रही है, तो वो इस तरीके से मान लेते हैं। हालांकि अगर उनको नहीं पता होती तो अपनी कंडीशंस को देखते हैं कि वो कैसे हैं, फाइनेंशियली वो कैसे हैं, इकोनॉमिकली कैसे हैं, तो उस तरीके से उनकी कास्ट हो जाती है। हालांकि जो लोग ये समझते हैं कि वो ऐसे किसी कास्ट में नहीं जाना चाहते, तो वो जनरल अपने आप को मानकर भर देते हैं, जिनके पास किसी कास्ट का फॉर्म नहीं होता। तो इस तरीके से होती हैं सब। हालांकि ये बनाई इसीलिए गई कि उन लोगों तक को फ़ायदा पहुंच सके जो लोग असल में पिछड़ चुके हैं, जो लोग सामाजिक तौर पर एक ऐसे ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो कि अन्य लोग नहीं गुजर रहे। तो इस वजह से कास्ट यहाँ पर फ़ायदे देती हैं। डिसेबिलिटी आप देख सकते हो यहाँ पर लिखी गई है कि किसकी क्या डिसेबिलिटी है। बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये रहेगी कि जिसने भी बीई और बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जैसी डिग्रियां या बीई जैसी डिग्री बैचलर ऑफ एजुकेशन जैसी डिग्री कर रखी है किसी भी रिस्पेक्टिव ब्रांच में ऑफ इकोनाइज यूनिवर्सिटी से, और या फिर ऐसी यूनिवर्सिटी जो भारत की हैं, जो कि बाय एनी सेंट्रल एक्ट और एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया, मतलब कि स्टेट तौर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर अगर उसको एक मान्यता दी गई है उस यूनिवर्सिटी को, वो एक रिकोगनाइज्ड है। और इस तरीके की यूनिवर्सिटी से अगर आप अपना बीई बीटेक डिग्री कर चुके हैं और तभी आप अप्लाई करेंगे, जिस भी पे अप्लाई कर रहे हैं। सिविल इंजीनियर्स अगर बीटेक बीई करे हुए हैं उस फील्ड में, सिविल में करे हैं तो आप सिविल में अप्लाई करेंगे, मैकेनिकल में अप्लाई करेंगे, इस तरीके से रहेगा। हिंदी या संस्कृत जो है आपकी 10वीं क्लास तक या पढ़ा हुआ होना चाहिए, या तो आपने हिंदी पढ़ा हुआ हो या संस्कृत पढ़ा हो, कोई भी एक चीज़। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखें। Eligibility of the candidate with regard to educational qualification shall be determined by with reference to the closing date। जो भी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की, यानी 21 दिसंबर में जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा वही माना जाएगा, और जो भी आपका एज होगा वही उसी डेट से माना जाएगा। वही डेट आपकी एक तरीके से ये मान लो कि रेकॉर्डिंग डेट है। रेकॉर्डिंग डेट ये हो जाती है कि आपकी जो उस डेट पर फाइनल करते हैं कि उस डेट पर देखेंगे हम कि उस डेट पे आपकी एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारा कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये एक डेट फिक्स कर दी गई है आपकी यहाँ पर। बाकी ये कुछ पॉइंट है, किसी को रीड करने हो रीड कर सकते हैं। मैं आपको पे स्केल सैलरी बता देता हूँ। FPL 9 है, अगर आप हरियाणा राज्य का FPL 9 देखेंगे तो वो मैं बता देता हूँ कितना है। वो जो है 53,000 से स्टार्टिंग है, और वो 1,65,000 या 1,70,000 तक जा रहा है। आप समझो 1.7 लाख मान लो आप,
इतना जो है LKH तक यहाँ पर जो है आपका सैलरी है। ये पर मंथ है, आप समझ रहे हो इस बात को, ये काफ़ी बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। आप ध्यान से सुनो तो ये देखो यहाँ पर मतलब कह रहे हैं कि आपको 60,000 तो कम से कम मिलने ही वाले हैं। आप ये समझ लो कि 55,000 आप एक्चुअल मान लो। स्टार्टिंग में इनिशियली आपको 55,000 से शुरू होगी ये जॉब, और 60,000 70,000 एक समय 1 लाख 1 लाख और 1.5 लाख तक भी एक समय आपको एक महीने पर मिल रहे होंगे। ये आपका इस पोस्ट पर सैलरी है, जो कि हरियाणा राज्य का FPL कह रहा है, यानी कि फिक्स्ड पे लेवल है। शायद FPA का मतलब फिक्स्ड पे लेवल है आपका 9 में, 9 लेवल है, यानी कि 9 लेवल पर जो सैलरी है हरियाणा राज्य की सरकार के द्वारा, वही आपको यहाँ दिया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी आपकी नेशनैलिटी वाइज क्या होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, नेपाल अगर भूटान जैसी जगहों के नागरिक हैं आप, तो आप इतना ध्यान रखिए कि अगर आप 1 जनवरी 1962 में उस देश से इस देश में आ गए, भारत देश में, सपोज मान लीजिए आप तिब्बत जगह से वहाँ से आप इधर आ गए, तिब्बत वाले एरिया से आप इंडिया में शिफ्ट हो गए परमानेंटली, तो वो लोग अप्लाई कर देंगे। वो लोग जो 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 लोग मिग्रेटेड, जो कि मान लीजिए पाकिस्तान बुर्मा इन जगहों से आए और ये लोग फाइनली अब इस देश में परमानेंटली सेटल हो गए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा ये तिब्बत वालों के लिए तो इन्होंने डेट दे दी, हालांकि दूसरे देशों वालों के लिए इन्होंने डेट नहीं दी है, यानी कि दूसरे देश से आए हुए लोग तिब्बत को छोड़कर बाकी देश वालों के लिए डेट नहीं है। सपोज आप आज, अब मान लीजिए आप परसों भी आए हैं इस देश में और परमानेंट आपके पास एक सेटल हो चुके हैं इंडिया में, आपके पास एक निवास का वो है, नेशनैलिटी फॉर्म भरा हुआ है, तो आप सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये देशों की लिस्ट आप देख सकते हो, इन्हीं देशों को सिर्फ बोला गया है। ठीक है, और याद रखिएगा मतलब आप थ्रू आउट दी वर्ल्ड से इसमें आप फॉर्म भर सकते हो, बस याद रखिए भारत की नागरिकता आपके पास हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। गवर्नमेंट के अप्रूवल का सर्टिफिकेट होता है, गवर्नमेंट ने उस पर साइन कर दिया हो कि हाँ भाई ठीक है आपको राष्ट्रीयता मिल गई इस देश की, रहो इस देश में आप राष्ट्रीयता के साथ। तो वो एक होता है डॉक्यूमेंट होता है, जो कि एक वर्क होता है, मतलब कि आपको एक करवाना पड़ता है, जिससे कि आपको जॉब्स में आसानी होती है। एज लिमिट की बात कर ले तो कोई भी जो भी अप्लाई करेगा इस जॉब पर, उसको जो है अपॉइंट नहीं किया जाएगा अगर वो अपनी जो है हुज एज इज लेस देन 18, जो कि 18 से कम हो, मतलब कि 18 और 40, 42 और 18 के बीच वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। जो भी 21 दिसंबर को 18 कंप्लीट कर रहे हैं फॉर्म भर देना, इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं फॉर्म भर देना। इसके बाद अगर आप मान लीजिए आप अभी 42 प्लस हैं, फॉर्म मत भरना। अगर आप ओपन कैटेगरी में हो, अगर आप 42 के अंडर आ रहे हो तो आप फॉर्म भरना। हालांकि 42 प्लस वाले अगर कैंडिडेट हैं और अगर वो SC ST हैं तो उनको 47 तक फॉर्म भरने को इजाज़त रहेगी। हालांकि बैकवर्ड क्लासेस वालों को 40, उनको भी सेम 47 तक एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो सभी को 5 5 ईयर का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल रहा है। आप देख सकते हो किस किस को मिल रहा है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, आप सभी को एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 18 से 42 के बीच वाले सभी लोग फॉर्म भरेंगे। बाकी अपने कैटेगरी वाइज आप देख लेना कि किसको कितना फ़ायदा मिलेगा एज में। याद रखें ये सारा कुछ सिर्फ कैंडिडेट ऑफ हरियाणा के ही को मिलेगा, यानी कि अगर आप SC ST हैं तो सिर्फ हरियाणा वालों को ही मिलेगा। सपोज आप झारखंड के SC ST हैं, उड़ीसा के हैं, गोवा गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, तो ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा, उनको एक जनरल कैंडिडेट माना जाएगा इस जॉब के लिए। अब आगे चलते हैं इसमें रिजर्वेशन की। मैंने आपको बता ही दिया कि किसको मिलेगा, याद रखिएगा। जो महिलाएं हैं और वो रिजर्वेशन में आ रही हैं तो उनको जो है रिक्वायर्ड टू सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द फ्रॉम पेरेंटल साइड फादर साइड ओनली। मतलब कि आपका देखिए यहाँ पर जो कास्ट का सर्टिफिकेट रहेगा महिलाओं का, सेम आपके हरियाणा राज्य की महिलाओं का कास्ट सर्टिफिकेट का जो फायदा मिलेगा वो सिर्फ फादर के पिता की तरफ से मिलेगा, जो कि पिता के द्वारा अथोराइज होना चाहिए। मतलब कि आपका अगर आपसे जैसे पूछा जाता है कि आप एक एक होता है पेरेंटल साइड कि आपके द्वारा एक कास्ट सर्टिफिकेट बनाया गया, लेकिन उस पर जो साइन रहे उस पर आपका जो परिवार के किसी सदस्य का नाम आया, तो फादर साइड का होना चाहिए, फादर की तरफ से होना चाहिए महिलाओं का। ठीक है, सर्टिफिकेट फ्रॉम इन लॉ हस्बैंड साइड,
विल नॉट बी। देखिए मतलब सपोज मान लीजिए आप शादीशुदा महिलाएं हैं और आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, इस जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आपको जॉब तो मिलेगी, लेकिन फ़ायदा यही रहेगा कि तभी मिलेगी आपका अगर कास्ट रिजर्वेशन है, तो आपका जो है फादर की साइड से वेरीफाइड हो, हस्बैंड की साइड से ना हो। इस बात का सभी लोग ध्यान रखें। हस्बैंड साइड विल नॉट। फादर मतलब आपके फादर, ये नहीं कि आपके हस्बैंड के फादर। ये बात सभी लोगों को ध्यान रखनी है जो कि एक मैरिड वुमेन है, उनके लिए बात हो रही है ये। तो सभी लोग इन सारी जानकारियों को ध्यान रखेंगे, एकदम से बिल्कुल एक मैनर में चलेंगे, जो ये बता रहे हैं वैसा फॉलो करेंगे। ये कुछ पॉइंट है, आप सभी लोग रीड कर लेना। हरियाणा के एक्स सर्विसमैन वो होंगे जो कि नेवी आर्मी में काम कर चुके हैं हालांकि, लेकिन वो हरियाणा ही राज्य के थे, ठीक है या है। तो ये आप देख लेना, एक्स सर्विस डेफिनेशन इन्होंने बताई है, एक्स सर्विसमैन क्या होता है इन्होंने एक्चुअल में यहाँ पे बताया है। एक ऐसा पर्सन जो कि सर्व हुआ हो किसी रैंक पर, एक एज अ कॉम्बेटेंट और नॉन कॉम्बेटेंट इन द रेगुलर आर्मी, मतलब कि जो रोज आपको पता है, रोज आर्मी नेवी एयरफोर्स में आप जानते ही, भारत भारत के लिए ही नहीं दूसरे देशों में भी होती है सिक्योरिटी। हालांकि अगर भारत देश की बात करें तो यहाँ पर आर्मी नेवी और एयर फोर्सेस के अंदर यहाँ पर आपको पता ही है अलग अलग रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, और उनमें अगर आप थे और आप मान लीजिए वहां से जॉब छोड़ रहे हैं और इस पोस्ट पर आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है आप लोगों को यहाँ जॉब मिल जाएगी, क्योंकि ये सब बता रहे हैं कौन किस में आ जाता है एक्स सर्विसमैन में। ईडब्ल्यूएस कौन होते हैं उनके बारे में बताया गया है, आप देख लेना यहाँ से। 10वीं का मार्कशीट लगा देना एज प्रूफ के तौर पर। फॉर्म का फीस आपको बता दूं, 1000 रुपीज़ आप फॉर्म का फीस देंगे अगर आप जनरल कैंडिडेट कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं हरियाणा राज्य के, या फिर दूसरे राज्य के भी, अगर आप किसी रिजर्व एंड ऑल रिजर्व्ड कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, अगर आप दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं, चाहे किसी भी कास्ट से हो, कैटेगरी से हो, कम्युनिटी से हो, अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो आप 1000 रुपीज़ पे करेंगे। ये पुरुषों के लिए है, हालांकि ये दूसरे राज्य की सभी महिलाओं से सिर्फ 250 रुपये ले रहे हैं, और हरियाणा राज्य की अनरिजर्व कैटेगरी वाली महिलाओं से 250 ले रहे हैं। और महिला पुरुष जो भी आपके हरियाणा राज्य के होंगे रिजर्वेशन के साथ, उन सब से ये 250 लेंगे। ईडब्ल्यूएस जितने भी रहेंगे हरियाणा राज्य के, उनसे भी ये 250 ही लेंगे। हालांकि जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनसे ये फॉर्म की फीस नहीं लेंगे। याद रखिएगा, हरियाणा की डिसेबिलिटी मतलब कि आप हरियाणा राज्य में रह रहे हो और आप किसी डिसेबिलिटी में आ रहे हो, तो आपको फीस पे नहीं करनी है। कुल मिला के मैं आपको बाहर से समझाता हूँ, इस फीस में कंफ्यूजन हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब आप या तो पूरे देश से कहीं से ही फॉर्म भरो, अगर आप पुरुष हो और आप किसी रिजर्वेशन में नहीं आते हो, आप 1000 रुपीज़ पे करोगे, ठीक है। और मान लीजिए आप आप एक पुरुष हो और पूरे भारत देश में कहीं भी रह रहे हो, एक नेशनैलिटी और एक डोमिसाइल लेकर, तो आप 1000 रुपये पे करोगे अगर आप पुरुष हो और किसी भी रिजर्वेशन में नहीं आ रहे हो। हालांकि जो लोग रिजर्वेशन में आ रहे हैं लेकिन दूसरे राज्यों में रह रहे हैं हरियाणा के अलावा, वो लोग भी 1000 रुपये पे करेंगे। अब महिलाएं जितनी भी होंगी वो 250 ही पे करेंगी, चाहे वो हरियाणा की हों या पूरे देश भर की हों, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है कि जो हरियाणा राज्य के मेल फीमेल और रिजर्व्ड है, महिला पुरुष दोनों हैं और रिजर्व्ड है, वो भी 250 पे करेंगे, और डिसेबिलिटी वाले पे नहीं करेंगे। फीस वापस नहीं मिलेगी, जो लोग आगे चल के फॉर्म को कैंसिल करेंगे फीस वापस नहीं आएगी। फॉर्म में डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड होगा मैंने आपको बताया था, फोटो साइन डिग्री मार्कशीट, यही सब जो मैंने आपको बताया वही सब। यानी कि सिर्फ बीटेक बीई वाले डिग्री वाले लोग फॉर्म भरेंगे, सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले मार्कशीट्स के साथ डिग्री अपलोड कर देना अपनी। और इसके अलावा फोटो साइन अपलोड करना सभी लोग। डोमिसाइल अगर आप हरियाणा राज्य के निवासी हो और डोमिसाइल आपके पास है तो आप उसको अपलोड करो। एनओसी रहेगा कि आप मान लीजिए हरियाणा राज्य की सरकार के अंडर अगर आप किसी भी जगह पर काम कर रहे हो किसी भी विभाग में, तो वहाँ से साइन करा लो कि भाई आप साइन कर दो, हम आपके यहाँ से जॉब अभी छोड़ सकते हैं शायद, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम इस वाले फॉर्म को भर दें, हम इधर ले लेंगे जॉब। तो आपको क्या करना है कि उस जहाँ भी जिस भी विभाग में काम कर रहे हो उनके जो मेन एक आपके हेड होंगे, वहाँ से आप उनको उसको साइन करा के फिल करके अपना साइन करा लो और इसको सबमिट कर दो फॉर्म में ही। तो इससे ये रहेगा कि जो लोग अभी करेंटली कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं।
देखिए इन्होंने बताया है एनओसी के रिगार्डिंग कि कैसे क्या होगा, वो आप देख लेना। स्क्राइब अगर मान लीजिए किसी डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट को एग्जाम के अंदर किसी ऐसे पर्सन को, मेल फीमेल किसी को भी यूज़ करना है अपने एग्जाम करवाने के लिए, उसको कहना है कि भाई हमारा एग्जाम कर दो, क्योंकि हम डिसेबल है, हम डिसेबिलिटी में आ रहे हैं, हमारा एग्जाम कर दो, ठीक है। वो अपने, तो आप इसमें अरेंज कर सकते हो, यहाँ पर है आपको कि आप अरेंज कर सकते हो डिसेबिलिटी वाले। याद रखना कि किस किस को कहा गया है, वो लोग सभी यहाँ से देख सकते हैं। हाँ याद रखिएगा, स्क्राइब जो होगा ना आपका, जो आपका एग्ज़ाम करेगा वो 12वीं पास जरूर हो, और अपना फ़ोटो साइन वगैरह दे वो कैंडिडेट जो भी आपका एग्ज़ाम कर रहा है, महिला पुरुष जो भी आपका एग्ज़ाम करवा रहे हैं, जिससे भी आप लोग, उसकी ये सारी डिटेल जरूर दे देना। पेनल्टी फॉर सर्टेन एक्ट, तो ये पेनल्टियां हैं किस किस का, मतलब कहा जा रहा है अगर आप मान लीजिए जैसे रूल चल रहे हैं एग्जाम के रिक्रूटमेंट में, इस जॉब के रिक्रूटमेंट में आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, सेंटर के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग बता रहे हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ये विभाग आपके अकॉर्डिंग उठा सकता है, पेनल्टियाँ लगा सकता है, वो आप देख सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शन यही है कि द यूज़ ऑफ एनी मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें आपको सेंटर पर यूज़ नहीं करनी जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। इधर आपने देखा ऊपर इन्होंने बोला रिटर्न एग्ज़ाम लेंगे, तो यानी कि आप इसको, अब इन्होंने ये बोला कैंसिल। अब देखिए इस पॉइंट से मुझे ये चीज़ क्लियर होगी कि ये रिटर्न एग्ज़ाम जो इस रिक्रूटमेंट में होगा ये ओएमआर शीट पर होगा। इन्होंने इधर ये बोला कि जो कैंडिडेट मान लीजिए स्क्रैच एनी प्लेस इन एनी मैनर विद इरेजर, नेल, ब्लेड, वाइट। अभी मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जो इरेजर से स्क्रैच कर रहा है कहीं पे, नेल लगा कर रहा है, ब्लेड लगा रहा है कहीं पर, ऐसी चीज़ें कोई कैंडिडेट कर रहा है, महिला पुरुष सभी को कह रहा हूँ, तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि आपका जो है आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर देंगे, आपको फिर कह देंगे आपका फॉर्म कैंसिल है, आप अपने घर बैठो, आपको जॉब नहीं दे रहे। तो इस तरीके से ये सब आपका कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एग्ज़ाम ओएमआर शीट पर लिया जाएगा। ओएमआर शीट होती है एक ऐसे पेपर सा होता है, एक सिंपल सा, उसमें आपके जगह जगह ब्लॉक से बने रहते हैं और सर्कल से बने रहते हैं। उसमें ये रहता है कि किसको, एक क्वेश्चन रहेंगे, उसके ऑप्शन के आगे ABCD लिखा रहेगा, ऐसे सर्कल से बने होंगे और वो खाली होंगे, ऐसे पूरे खाली होंगे। उसको कैंडिडेट को करना होता है कि उनमें से 4 ऑप्शन होते हैं हर क्वेश्चन में, उसमें से कैंडिडेट को अपने सही ऑप्शन को फिल करना होता है क्वेश्चन पेपर में देखते हुए। इस तरीके से वो अपना सारा अटेम्प्ट करता है ओएमआर शीट को। हालांकि उसमें अपना रोल नंबर, नाम, डिटेल सब कुछ डालता है कैंडिडेट, मेल महिला पुरुष सभी लोग। इसमें एक आपका ना कोड लगा होता है इस शीट में, एक ऐसा करके कोड होता है, स्कैन कोड होता है, स्कैनर होता है बेसिकली। उस स्कैनर को क्या होता है ना, वो एक मशीन होती है ओएमआर शीट की, उसके अंदर इस पेपर को जैसे ही डालते हैं वो मशीन वहाँ से आपके रिजल्ट बना देती है। जी हाँ बिल्कुल, ओएमआर शीट पे ऐसे ही रिजल्ट आपका बन जाता है। तो आज के समय तो वैसे ही टेक्नोलॉजी में आप पता ही है क्या क्या बवाल आ रहे हैं। अगर बात कर ले ओएमआर शीट की, हालांकि कंप्यूटर पे भी कराएंगे तो कंप्यूटर में भी आपका रिजल्ट तभी ही, जैसे ही आप अपना ख़त्म करते हो एग्ज़ाम, आपका वहीं के वहीं तभी के तभी आपके स्क्रीन पर आपका रिजल्ट आ जाता है। ये बिल्कुल एक सच्चाई है। आप जैसे मान लीजिए आप अपने जेई का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर कोई दूसरे कैट का एग्ज़ाम दे रहे हो, या ऐसे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बड़े बड़े एग्ज़ाम जो कि कंप्यूटर पे लिए जा रहे हैं, चाहे वो जॉब के हों, एडमिशन के हों, उनका एग्ज़ाम का रिजल्ट तुरंत ही आपका एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म होते ही, जितना भी आपके मार्क्स आ रहे होते हैं, सही कितने, गलत कितने, नेगेटिव में कितने गए, जो भी कुछ होता है वो तभी प्रिपेयर होता है दोस्तों, तभी आ जाता है। हालांकि आप अपना जैसे ही अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करते हो ना, आपके सामने जो स्क्रीन आ रही होती है ना, वो सेट करी जाती है सर्वर में कि आपको एग्ज़ाम का जो आपका टाइम ख़त्म होती है, आपको ऐसी चीज़ दिखे कि आपका आपका एग्ज़ाम हो गया, आपने इतने अटैम्प्ट करे और इतने खाली छोड़ दिए, सिर्फ आपको यही सारी चीज़ें दिखती है। वहाँ पर आपको अपने मार्क्स नहीं दिखते एक्चुअल वाले कि कितने आए। हालांकि उसके अगर इसमें इन्होंने जो है सिक्योरिटी लगा रखी होती है, जिसके कारण आप उस चीज़ को हटा के नहीं देख सकते, रिजल्ट आपका तभी बन जाता है। अब ये करते क्या है, उसके बाद ये सारे डेटा को कलेक्ट कर करके समय लगाकर आपका जो है रिजल्ट बनाते हैं और एक बार में रिलीज़ करते हैं सभी लोगों का। फ़र्क इतना ही होता है, सभी का रिजल्ट तभी आ जाता है। तो ये बात लोगों को शायद नहीं पता थी, तो ये बात मैंने आपको आज बता दी है। दूसरा आपको बता दूं, आप का ओएमआर शीट पर ये एग्ज़ाम रहेगा, एग्ज़ाम के बाद ही ये जॉब आपके हाथ में होगी। सेंटर पर आपको जो भी एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन होंगे उसी को फॉलो करेंगे, सेंटर से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ।
तो ये नोटिफिकेशन था दोस्तों, मुझे लगता है काफ़ी सही जॉब है। आप देखें तो 55 से 60 हज़ार से सैलरी शुरू हो रही है पर मंथ में, यानी 60,000 स्टार्टिंग में रहेगा। वो एक समय पर आपका 1.5 लाख 1.6 लाख तक भी जा रही है वो सैलरी। तो मुझे लगता है आप सभी को फॉर्म भरने चाहिए। सैलरी आपको, दूसरा ये सरकारी जॉब है तो इसमें हो सकता है आगे चल के कुछ फ़ायदे भी आपको मिल रहे हो इस जॉब पर। तो आप ये समझो कि ये जॉब आप सभी के लिए बहुत बढ़िया है। बात करें इस एग्ज़ाम का सिलेबस, तो आप ये समझ लो कि इसका सिलेबस आपके 2024 में आएगा, तब आपको मिल जाएगा। जैसे ही सिलेबस आता है आपको मिल जाएगा। सिलेबस की बात करें तो ये आपके इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग ही सब कुछ पूछने वाले हैं, आपके ग्रेजुएशन लेवल तक का ही पूछेंगे। मेनली वही सब रहता है, रीजनिंग रहता है, एप्टीट्यूड रहता है, इंग्लिश रहता है, कॉम्प्रिहेंशन रहता है। बाकी आपके स्पेसिफिक फील्ड यानी सिविल इंजीनियर्स का सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट आएगा। और इस तरीके से यही सारे पैटर्न फॉलो करा के एग्ज़ाम कराए जाते हैं। तो जिनको भी एग्ज़ाम में जाना है, जॉब लेनी है, अप्लाई कर दो। बेस्ट ऑफ लक सभी को। और इसमें ऐसा कुछ रहा हो जो ना समझ आया हो, कमेंट में बता देना। इस जानकारी को भारत देश में ही नहीं पूरे दुनिया में फैला दो। स्पेशली इंडिया में हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, हर जगह पर आपस में पहुंचा दो, शेयर कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है आप सभी के लिए। 120 पोस्टों पर रिक्रूटमेंट, असिस्टेंट इंजीनियर्स, बेसिकली इंजीनियर्स की जॉब है। और 60,000 स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी है ये आपकी। मतलब आपको जैसे ही आपको जॉब मिलती है तभी से आपको इतने रुपए मिलने लग जाएंगे, जैसा कि इनका पे स्केल कह रहा है हरियाणा राज्य की FPL का। यानी कि 9 FPL जो कह रहा है उसमें आपको मैंने बता दिया है। दूसरा, इसकी फॉर्म की फ़ीस आपको बताई, सारा कुछ बता दिया है। और यही था, इस जानकारी सारी इस वीडियो में थी। चलिए आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।